नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के लिए एक कदम और बढ़ चुका है देहरादून। रविवार को स्मार्ट सिटी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 10 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें आईएसबीटी से माल देवता और आईएसबीटी से सहसपुर रोड पर चलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टिकट लेकर घंटा घर तक बस में यात्रा भी की। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन देहरादून में पहले से किया जा रहा है। उन्होंने सीईओ स्मार्ट सिटी और डीएम सोनिका को निर्देश दिए हैं कि बसों के आने जाने की समयावधि की जानकारी आम जनता को सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा। ग्रीन एवं क्लीन सिटी के लिए भी इन बसों के संचालन से मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मुख्य उद्देश्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना भी है। इन बसों के संचालन से वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होगा। स्मार्ट सिटी के तत्वाधान में आज पहले से 20 बसें यहाँ पर चल रही थी, 10 बसें और इसमें आज जुड़ गई हैं और ये सब इलेक्ट्रिक बसें हैं। इनके यहाँ पर चलने से लोगों के आवागमन में, अपनी यात्रा करने में और यहाँ शहर के अंदर अनेकों कामों के लिए, अपने जाने के लिए, सभी के लिए सुविधाजनक भी होगा, सुरक्षित भी होगा और सरल यात्रा होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए भी इस प्रकार की जो बसें हैं वो बेहद कारगर होंगी। इकोलॉजी और इकोनॉमी, चूँकि जहाँ लोगों का आवागमन बढ़ा है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी हैं, वहीं हमें इन सब साधनों की आवश्यकता भी है। तो ऐसे में पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो, कम से कम जो है हवा पानी सब स्वच्छ रहे, उसमें इन बसों का बहुत बड़ा योगदान होगा। सर, बस में सफ़र किया सर, किस तरीके की आपको इसमें सर? बस काफ़ी सुविधाजनक है और सुरक्षित भी है और सबसे बड़ी बात है प्रदूषण मुक्त ये बस चलेगी और इससे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग और तमाम प्रकार की आज हमको दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उन सब में भी जो है सहायक होगी। देखिए, चूँकि क्या है कि हम लोग समाज से ही आते हैं, समाज के बीच से ही आते हैं, तो ये सांकेतिक रूप से जो हमने आज यात्रा करी है उसका उद्देश्य ये है कि सभी लोग इनमें यात्रा करें। और मैंने नगर निगम के लोगों को भी कहा है, स्मार्ट सिटी के लोगों को भी कहा है कि वो एक समय सारणी फिक्स करें जिससे कि सभी को जो है ठीक टाइम का पता लग जाए और इससे यात्रा करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देश भर में एक अलग पहचान बन रही है। उनकी अलग पहचान धर्मांतरण विधेयक के उत्तराखंड सदन से निर्विरोध पारित होने के बाद बनी है। वहीं इन दिनों सीएम धामी धर्म रक्षक धामी के रूप से ट्रेंड हो रहे हैं। ट्रेंड होने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चूँकि इस कानून की आवश्यकता बहुत पहले से ही थी, हमारे प्रदेश के अंदर भी विभिन्न स्थानों पर जहां हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, तमाम प्रकार से जो एकांत पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, उनको तमाम प्रकार से प्रलोभन देकर, डरा कर, लालच देकर या गुमराह करके उनको तमाम तरीके से धर्मांतरित किया जा रहा था, मतांतरित किया जा रहा था। इसलिए हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर धर्मांतरण उत्तराखंड के अंदर नहीं होगा और जो व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा या जिसकी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलितता होगी, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, कठोर दंड दिया जाएगा और 10 साल का हमने इसमें कारावास का भी प्रावधान किया है। अन्य तरीके से भी लगातार हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ये विधेयक विधानसभा में पास हो चुका है, अब जल्दी ही जो है कानून के रूप में सामने आएगा। विपक्षी हमलों के बीच धामी सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया है, जिसके लिए जल्द ही कोर्ट में प्रार्थना पत्र सरकार और जांच एजेंसी की तरफ से दी जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने मामले को लेकर मीडिया से बात की है। अंकिता मर्डर केस पे ड्यू डेट के पहले अब चार्जशीट फाइल करेगा और जो भी हमारे पास जो आया एविडेंस है वो पर्याप्त है और उस पर वी विल फाइल द चार्जशीट। सारा हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट है।
जो भी छोटा मोटा पॉइंट्स पेंडिंग है उसके लिए वेट कर रहे थे और ड्यू डेट के पहले हम चार्जशीट फाइल करेंगे। इधर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस दिन को विश्वविद्यालय के लिए स्वर्णिम दिवस के रूप में याद किया जाएगा। उनके साथ विशिष्ट शिक्षा के समन्वयक डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल भी मौजूद रहे। इधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी काफी उत्साहित हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को पुरस्कार मिला है। यूओयू को सर्वश्रेष्ठ संगठन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालय के कुलपति को यह पुरस्कार दिल्ली में दिया है, प्रदान किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धारचूला में काली नदी के कटाव की अगर हम बात करें तो यहां पर कटाव की तस्वीरें भी सामने आई हैं और कटाव से यहां पर अधिकारी जो हैं वो इसकी देखरेख कर रहे हैं। काली नदी के कटाव पर सुरक्षा के लिए तटबंध बनाया गया है। भारत धारचूला पर तटबंध दरअसल बना रहा है। नेपाल की ओर से मजदूरों पर पथराव करने की घटना भी सामने आई है, जिस पर सुरक्षा एजेंसियों ने संज्ञान लिया है और मामले पर कार्रवाई की बात कही गई है। काली नदी के कटाव से सुरक्षा के लिए नेपाल ने पहले ही अपनी ओर मजबूत तटबंध बना चुका है। वहीं अब धारचूला कस्बे की सुरक्षा के लिए भारत करोड़ों रुपए की लागत से तटबंध का निर्माण कर रहा है, जिसे लेकर नेपाल लगातार आपत्ति जता रहा है। नेपाल की ओर से मजदूरों पर लगातार बार बार पत्थर बरसाए गए हैं। आज भी नेपाल की तरफ से असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। घटखोला में तटबंध का कार्य कर रहे मजदूरों और पोकलैंड मशीनों को नेपाली लोगों ने निशाना बनाया। पथराव के चलते कार्य पर असर पड़ा है। अरुण कंस्ट्रक्शन के 4 मजदूर घायल भी हुए हैं। नेपाल के सब तरह की करतूत से दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार पड़ने की आशंका है। गौरतलब है कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध रहा है। सीमांत गांवों के लोग एक दूसरे देश में वैवाहिक संबंध बनाते हैं। दोनों देशों का सीमांकन करने वाली काली नदी बरसात में उग्र रूप ले लेती है। इसमें आने वाली बाढ़ से भवनों के बहने का खतरा बना रहता है। साथ ही कई मकान काली नदी के रौद्र रूप की भेंट पे चढ़ चुके हैं। साल 2013 में आई भीषण आपदा में काली नदी ने धारचूला से लेकर झूला घाट तक भारी तबाही मचाई थी। तब नदी की धारा में कई मकान बह गए थे। पत्थरबाजीको किन नरोक्ने है? रोकिरहेको छ पत्थरबाजी गर्न ठिक होइन। जेसुकै समस्या भए पनि त्यो समस्या मिलेर समाधान गर्ने हो। दुईटैतिरको बस्ती बचाउनु पर्ने हुन्छ। नदीले दुईटैतिरको बिगार्दैछ। दुईटैतिरको बस्ती बचाउनको लागि दुईटैतिर तटबन्ध बनाउनु पनि आवश्यक छ। खालि हाम्रो नेपाल तर्फको के एउटा कन्सर्न अथवा भनाइ हो भने यताको निर्माण गर्दाखेरि उतातिर कुनै नोक्सान नहोस्, त्यो मात्रै उहाँहरू कन्सर्न हो। र कतै उतातिर नोक्सान हुने गरी नदी डाइभर्ट हुन्छ कि भनेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो पब्लिक एक खालको विरोधको सङ्केत हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। त्यो भएको, तर हामीले त्यो पत्थर हान्ने विषयमा नरोक्ने कुरो भन्ने हुँदैन। अब यी जे पनि सानातिना समस्या आउँछन्, अब सिमाना जोडिसकेपछि दुईटैतिर निर्माण कार्य भइरहेछ, समस्याहरू आउँछन्। ती समस्या मिलेर बसेर समाधान गर्ने हो। समाधान निस्कन्छ। हामी मिलेरै बसेर पक्कै पनि समाधान निकाल्छौँ र दुईटैतिर सुरक्षित हुने तरिकाले, दुईटैतिरको बस्ती जोगिने तरिकाले, नदी एकदम बिचमा आउने तरिका हुआ था। दिन में भी पथराव हुआ था एंड इवनिंग में पुल भी बंद किया गया। तो इस मैटर को लेके हमने नेपाल के सीडीओ सर से बात की। नेपाल की टीम आई, उनके पॉलिटिशियंस आए, उनके लोकल और रिप्रेजेंटेटिव्स और जनता भी आई। उन्हें जिस मैटर पे डाउट था और कंसर्न्स थे, वो सेम कंसर्न्स 4 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग, उसमें हम सब क्लियर कर चुके थे। एंड अभी भी जो हमारा पिछली मीटिंग में जो कोऑर्डिनेशन हुआ था, उसी चीज़ पे ही आज हमारा सेम पॉइंट पे सबकी सहमति हुई थी। आने वाले आगे वाले समय में जो भी अगर कुछ भी इश्यूज क्रॉप अप होंगे, उसे भी हम लोग सब मिलजुल कर सॉल्व कर लेंगे।
संजय पंडित इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ये क्या विवाद है? नेपाल को क्या आपत्ति है? चले, संजय तक आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही। वहां पर बीच बचाव किया गया है, तमाम अधिकारियों ने बातचीत की नेपाल से और इस तरह की घटना को रोकने पर सहमति दोनों तरफ के लोगों और अधिकारियों के बीच में बनी है। धारचूला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तटबंध के निर्माण कार्य में लगे भारतीय मजदूरों पर नेपाल की तरफ से कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से पथराव किया गया है, जिसमें 4 मजदूरों को चोट आई है। खबर हरिद्वार से, जहां मेयर अनीता शर्मा और बीजेपी पार्षदों के बीच घमासान मचा हुआ है। मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा के द्वारा बीजेपी पार्षदों पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाने के बाद बीजेपी पार्षदों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है। पार्षदों ने कहा कि मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा न सिर्फ नगर निगम की कार्रवाई में हस्तक्षेप करते हैं, बल्कि निजी हितों को साधने के लिए नगर निगम और जनता के कामों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। पत्नी अनीता शर्मा के मेयर बनने के बाद वो राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गए, इसलिए नगर निगम के कार्यों में हस्तक्षेप करके रोजगार तलाश रहे हैं। जाने दूंगी आज तक पूरे भाजपा के तीनों कार्यकाल में, कमल जोरा जी के कार्यकाल में, राजकुमार अरोड़ा जी के कार्यकाल में, मनोज गर्ग के कार्यकाल में, एक संपत्ति ऐसी बता दी जाए कि जो भाजपा के कार्यकाल में दी गई हो, किसी संस्था को, किसी मकान को, किसी प्राइवेट आदमी को दी गई हो। और हरिद्वार की जितनी संपत्तियां उन जब से हमारा भारत आजाद हुआ और हरिद्वार की नगर निगम बनी है, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में जिस संपत्तियों पर कब्जे हैं या जिसकी लीज दी गई, सब कांग्रेस के कार्यकाल में दी गई है। आप ये देखिए, हमारी पुरानी कचहरी जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ से लेके और पूरे हमारी श्री स्कूल तक जितनी संपत्तियाँ सब लीज पे, किराए पे दी गई। मेयर पति ने नगर निगम को एक अपाहिज तंत्र बना दिया है। हर काम में उन्हें भ्रष्टाचार चाहिए। कोई भी नगर निगम में ठेका या टेंडर वो चाहते हैं मेयर के कार्यालय से खुले। वही जब नगर आयुक्त का कार्यालय का एड्रेस अखबार की निविदा सूचना में छपा है, तो आप संविधान के विरुद्ध कार्य थोड़ी करोगे। और प्रोसीडिंग आप घर से क्यों लिखोगे? नगर निगम के कार्यालय में लिखी जाएगी। और उसमें जो बोर्ड में हुआ है, हम तो अपने जो पार्षद दल है, डीएम साहब से मिलेगा, नगर विकास मंत्री जी से मिलेगा, स्थानीय विधायक जी से मिलेगा और मुख्यमंत्री जी से मिलेगा कि मेयर की हठधर्मिता पे लगाम लगाई जाए, अन्यथा उन्हें बर्खास्त किया जाए। संजय पंडित हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार से सीधे जुड़े हुए हैं। संजय, ये क्या विवाद है? टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़झाले का आरोप लग रहा है, क्या गड़बड़ हुआ है? देखिए कुंदन, ये कोई पहला मामला नहीं है। यहाँ पर हरिद्वार की अगर नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ पर जो मेयर है वो कांग्रेस पार्टी से है और जो पार्षद हैं कई वो भाजपा से हैं। इनके बीच लगातार ही हम विवाद देखने को मिलता है, जिसके विरोध में अब एक भाजपा पार्षदों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो मेयर के प्रतिनिधि हैं अशोक शर्मा, वो सीधा सीधा पार्षदों का हनन कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधा टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप के साथ साथ जो अपने निजी हित है उनके लिए जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी को लेकर लगातार उनका कहना है कि हम यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और जिस तरह से अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पार्षदों का उत्पीड़न कर रहे हैं और बीते दिनों जिस तरह से लगातार टेंडर प्रक्रिया हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हुआ है। इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब देखने वाली बात होगी कुंदन कि किस तरह से मेयर प्रतिनिधि और मेयर पर कार्रवाई होती है। हालांकि पार्षदों का सीधा सीधा कहना है कि जब से मेयर अनीता शर्मा बनी है उसके बाद से ही जो निजी संपत्तियां है वो उनमें गड़बड़ी की जा रही है और जो लगातार यहाँ पर टेंडर प्रक्रिया होती है उनमें भी गड़बड़ी की जा रही है। इसी को लेकर लगातार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर इनका कहना है कि अनीता शर्मा को बर्खास्त किया जाए। कुंदन, पर कोई बयान, किसी तरह की प्रतिक्रिया? कहना है कि भाजपा के जो पार्षद हैं वो लगातार ही स्थानीय विधायक के साथ मिलकर कहीं ना कहीं जो संपत्तियां हैं उन्हें हड़पना चाहते हैं। हालांकि इसको लेकर जब पूरा मामला हमने देखा तो उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों ही भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है। हालांकि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विवाद चलता रहता है। अब देखते हैं कि किस तरह से विवाद थमता है और किस तरह से पार्षदों की मांग पर जो मेयर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कुंदन, ठीक है संजय, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे दूसरी खबरों पर। पिछले दिनों देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में अंकिता हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में आज हरिद्वार स्थित
चंद्राचार्य चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन कर अपना विरोध प्रकट किया है। कांग्रेस का कहना है कि अकिलता हत्याकांड में अभी तक कई गुनहगारों के नाम सामने नहीं आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी सरकार गुनहगारों को बचाने का काम कर रही है, इसलिए आज तक उनके नाम सामने नहीं आ सके हैं। और जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा जो लीपापोती की जा रही है, इस मुद्दे को उठा रही है कि हम लोग जो हैं उस वीआईपी का नाम बताएं। हम पूछ रहे हैं, हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर कर हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महाराज जी देहरादून के अंदर सरकार से मांग कर रहे थे उस वीआईपी का नाम उजागर हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और उन्होंने पुलिस बल भेजकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करने का काम किया। ये इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पुष्कर सिंह धामी की सरकार में, जो इंसाफ की बात करेगा, जो न्याय की बात करेगा, जो बेटी बचाने की बात करेगा, उसकी आवाज को ये पुलिस से दबाने और कुचलने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, जब तक आप उस वीआईपी को बुलाकर उनका नाम उजागर कर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, कांग्रेस का आंदोलन आदरणीय करण महाराज जी के नेतृत्व में, सतपाल ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में, तमाम सीनियर कांग्रेसियों के नेतृत्व में बदस्तूर जारी रहेगा। तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, देहरादून राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया है। शनिवार को कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था। अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। राजभवन के आसपास भी धारा 144 लगाई गई है। रास्तों पर दोनों ओर बैरिकेड लगाए गए हैं। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सरकार लीपापोती कर रही है। सरकार सही तरीके से जांच नहीं करवा रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और शनिवार को भी प्रदर्शन किया गया था। करण मारा ने प्रदर्शन किया था, बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया और इस पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आग बबूला है। आज भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला जलाया है, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 144 लगाई गई है। और अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से, जहां तकनीकी खामियों की वजह से चीनी मिल बंद है। किसान परेशान है। मिल में गन्ना लेकर किसान मौजूद हैं। वहीं मिल बंद होने की खबर लगते ही भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसान नेता अमनप्रीत ने सरकार पर फैक्ट्री बंद करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। सरकार चाहती है कि फैक्ट्री बंद हो जाए और किसान परेशान होकर अपनी ज़मीन बेच दे। ये सरकार की शुरू से एक पॉलिसी है। मैं तो सीधा यहाँ के मंत्रियों को, उस दिन गन्ना मंत्री जी भी आए, फीता काट के यहाँ से चले गए। फीता किसान भी काट सकता है, पर यह है कि जिस दिन से गन्ना मंत्री जी गए हैं मिल लवारिस हो गई है। आप अंदर जाके देखिए, अधिकारियों के ऑफिसों में अभी भी ताले लगे हुए हैं। ये हाल इस मिल का हो गया है। यहाँ सिर्फ मंत्री आते हैं, फीता काट कर अपनी 2 फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। किसान की सुध लेने को कोई तैयार नहीं है।